नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आर्यन्स इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त नरेंद्र यादव एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी आधुनिक भारत की श्रृंखला को लेकर। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा पीजीटी लेक्चरर, इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने इतिहास की इस श्रृंखला को शुरू करके आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। और इस श्रृंखला के माध्यम से आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा में पीजीटी लेक्चरर बनने का सपना तो पूरा कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ज्ञान वर्धन भी करना चाहते हैं इतिहास को लेकर या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो भी निश्चित रूप से आप हमारी ये क्लासेस देखें। या फिर कहीं पर भी जहाँ पर हिस्ट्री का वेटेज रहता है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे यूपीएससी मेंस में हो, चाहे अन्य किसी परीक्षा में जहाँ पर इसका वेटेज रहता है, तो भी आपके लिए ये कक्षाएं निश्चित रूप से लाभान्वित रहेंगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी ये कक्षाएं देखें और देख के अपने ज्ञान का वर्धन करें तथा कक्षाओं को एंजॉय करते हुए आप इनसे लाभान्वित हों। तो साथियों, हम देख रहे थे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के अंदर किस प्रकार से जो राजनीतिक अव्यवस्था फैलती है, लगातार अलग अलग नादिर शाह वगैरह के हमले या फिर और दूसरे जो अयास महत्वाकांक्षी जो नॉन एम्बिशियस हैं या अयोग्य उसके उत्तराधिकारी आते हैं, या अलग अलग ऐसे कारण होते हैं जिसमें पूरा का पूरा मुगल बादशाह है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। और उस टूट के क्रम में हमने मराठा साम्राज्य को देख लिया था, किस प्रकार से मराठा साम्राज्य है वो नया साम्राज्य बन के उभरता है। और फिर पानीपत का युद्ध के बाद किस प्रकार से वो उसका पतन होता है, और फिर उसके बाद किस प्रकार से अंग्रेज उसमें इंटरफेयर करते हुए और मराठा एंगल मराठा वार हुए और मराठों ने किस प्रकार से हार के अंग्रेजों ने मराठों को अपने में शामिल किया। उसकी कड़ी में अब हम नया राज्य देखेंगे, मैसूर। मैसूर देखिए, ये भी एक साउथ का राज्य है, दक्षिण का राज्य है, जो वर्तमान में आपका कर्नाटक वगैरह वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर है, कोस्टल रीजन पे है, मालाबार तट पे। अच्छा, डिंडीगल, बारह महल और इस प्रकार से ये इसमें महत्वपूर्ण आपके तटीय राज्य होते हैं, तटीय क्षेत्रों पे जगह होती थी। पोलीलूर, वेलाथम्पी और ये सारे के सारे मैसूर के अंदर आते थे। तो जब आपको सबको पता है कि मध्यकालीन भारत में आपने देखा था कि जब तालीकोटा का मशहूर युद्ध होता है और विजयनगर और भैमरी साम्राज्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो उनके टूटने के बाद जो तालीकोटा से जो राज्य टूटते हैं उनके अवशेषों पर एक वाडियार वंश की स्थापना होती है। मैसूर के अंदर एक वाडियार वंश का शासक किर्सन यहाँ पर राज कर रहा होता है 1734 से लेकर 1766 तक। तो राजा किर्सन चिक्का यहाँ पर शासन कर रहा होता है। इसके दो मंत्री होते हैं, नंदराज और देवराज, वो यहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं। और एक लड़का, हैदर अली नामक लड़का, इनकी फौज के अंदर काम कर रहा होता है, फौजदार बनता है, बाद में सूबेदार बनता है। तो इस प्रकार से मैसूर की इस प्रकार से ये राजनीतिक संरचना है। और मैंने आपको उसको भौगोलिक संरचना के बारे में बताया कि कौन सी जगह पर है। तो जब पूरे भारत के अंदर राजनीतिक अव्यवस्था फैल रही थी और कोई भी केंद्रीकृत पावर भारत के अंदर नहीं थी, तो मैसूर के अंदर भी ये जो लड़का हैदर अली है, ये भी वाडियार वंश के अंदर जो अवस्था फैल रही थी आपस के अंदर, जो नंदराज देवराज है ये सब कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो हैदर अली यहाँ पर डोमिनेंट फेज में आ जाता है। हैदर अली सूबेदार के पद से आकर और यहाँ पर डोमिनेट फेज में आ जाता है। और जो राजा किरसन चिक्का है उसके मंत्री नंदराज देवराज है, उनको दोनों को राजनीति से बाहर करने का प्रयास करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। और स्वयं 1761 के अंदर क्या बन जाता है, मैसूर साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेता ना। तो 1761 के अंदर मैसूर साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेता है और एक प्रकार से क्योंकि मैसूर के अंदर पूरे भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था फैल रही थी। आप देखेंगे बगल के अंदर मराठे हैं, वो भी इस दौरान जो बड़े साम्राज्य के रूप में उभर रहे थे, पानीपत हार चुके होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत के अंदर मुगल बादशाह बिल्कुल टूट चुके हैं, अंग्रेज लगातार भारत के मामलों में इंटरफेयर कर चुके हैं। 1761 आते आते अंग्रेज जो है वो आपका पलासी में जीत चुके थे, कुछ समय बाद बक्सर में जीत जाएंगे। तो अंग्रेज भी यहाँ पर एक शक्ति के रूप में उभर के आ रहे हैं। और मराठे तो हैं ही बगल के अंदर, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मराठवाड़ा वाले क्षेत्र में, उधर ही बगल में मुगल बादशाह से है ना टूट के एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हैदराबाद भी बिखर बन के एक नए साम्राज्य के रूप में उभर चुका है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे राज्य यहाँ पर थे, है ना। ये मैसूर है, ये हैदराबाद है, और ये आपका मराठवाड़ है। इधर आपके अंग्रेज हैं बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
भारत के अंदर मराठवाड़, हैदराबाद, मैसूर, तीनों के तीनों एम्बिशियस शासक है। यहाँ पर मैसूर के अंदर हैदर अली है, वो एम्बिशियस शासक है, क्योंकि जो व्यक्ति सैनिक से सूबेदार फौजदार बना है और फिर उसके बाद उसने राजा को, मंत्रियों को वहां की सत्ता से बेदखल करके खुद को मैसूर की सत्ता के अंदर या मैसूर का शासक बना है, तो निश्चित रूप से वो अपना एम्बिशियस तो है ही है, तो राज्य विस्तार करने के अंदर इधर भागेगा, इधर भागेगा। इधर मराठवाड़ वाले क्षेत्र के लोग हैं, ये भी शिवाजी के वंशज हैं, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव के वंशज हैं, तो ये भी निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी हैं ही, ये भी एम्बिशियस हैं, तो ये भी अपना राज्य विस्तार करने के लिए इधर भागेंगे। इधर अंग्रेज हैं, वो अलग ही नए फेज में आए हुए हैं, क्योंकि वो व्यापार करते करते भारत के अंदर अब एक प्रशासनिक यूनिट बन चुके हैं, प्रशासनिक इकाई बन चुके हैं, तो वो भी, उनका भी मकसद रहेगा कहीं ना कहीं हम इस तरफ से अपना राजनीतिक विस्तार करें, और अब प्रशासनिक रूप से जब हम आ ही गए हैं तो बंगाल से आगे बढ़े। और इधर एक हैदराबाद और शक्ति होती है, हैदराबाद इस समय सबसे कमजोर शक्ति के रूप में है, और कभी बेचारों को अंग्रेज पीट लेते हैं, कभी मराठे अपना मूड फ्रेश करने के लिए मराठे पीट लेते हैं, कभी मैसूर पीट लेता है, यानी जिसका भी मन करता है हैदराबाद को पीट लेते हैं। किसी दूसरे राज्य से हार के आते हैं और अपने आप को इस हार का फ्रस्ट्रेशन उतारना होता है तो हैदराबाद को पीट लेते हैं। तो यहाँ पर एक हैदराबाद भी इस पोजीशन में डटा हुआ है ना, जिसको कभी भी शामिल करना होता है तो कभी अंग्रेज हैदराबाद को साथ लेके अपनी तरफ कर लेते हैं, कभी मराठे अपने साथ कर लेते हैं, कभी मैसूर अपने साथ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्राइपोड या फिर इस प्रकार से चार पिलर्स के ऊपर चार पावर यहाँ पर नजर आती है दक्षिण भारत में, और इन्हीं को लगातार अंग्रेज जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, मैसूर और मराठे यहाँ पर दोनों के दोनों कहाँ पर है, हैदराबाद, तीनों कोस्टल रीजन्स पे हैं। तो कोस्टल रीजन्स का भी, तटीय क्षेत्र का भी अंग्रेजों के लिए व्यापार के लिए भी महत्व है, और दूसरी चीजें जो व्यापारिक चीजें यहाँ पर मिलती हैं उनके लिए भी बड़ा महत्व है। तो अंग्रेज इन क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कभी फ्रांसीसी या दूसरी शक्तियां इन क्षेत्रों में ना आ जाएं और तुम इस व्यापारिक लाभ से वंचित ना हो जाएं। तो बहुत अधिक हेतु इनके या हित इनके यहाँ पर अंग्रेजों के भी रहते हैं, और इनकी भी आपस के अंदर एक दूसरे को विस्तार करने के क्रम में यहाँ पर अलग अलग युद्ध या इस प्रकार से अलग अलग बातें निकल के आते हैं। और किस प्रकार से अब धीरे धीरे करके मैसूर और अंग्रेजों के इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 3 युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं, उन हम युद्धों को देखेंगे और इस प्रकार के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को मैसूर के बारे में देखेंगे। क्योंकि मुख्यतः हमें पढ़ना क्या है कि ब्रिटिश भारत भारत के अंदर किस प्रकार से आए, किस प्रकार से औरंगजेब के बाद पूरा भारत टूटा, और उस टूटे हुए भारत को एक एक करके किस प्रकार से अंग्रेज जीतते हैं। तो मैसूर की स्थापना के बाद अब हम मुख्यतः पढ़ रहे हैं कि मैसूर को किस प्रकार से अंग्रेज जीतते हैं, मैसूर को किस प्रकार से अंग्रेज जीतते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मैसूर में हैदर अली बनता है, हैदर अली के बनने के बाद अंग्रेज जो यहाँ पर हैं वो क्या करते हैं, हैदराबाद के निजाम को बहका लेते हैं और इसको कह देते हैं कि भाई तेरे को कुछ क्षेत्र हम दे देते हैं और आप हमला कर दीजिए। कहाँ पर कर दीजिए, मैसूर के ऊपर हमला कर दीजिए, या फिर थोड़ा बहुत मराठों के साथ मिलकर भी यही बात करते हैं कि आप कहाँ कर दीजिए। अच्छा, मैसूर मराठे आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के विस्तार क्रम को लेकर, ये इसको कहते हैं यहाँ हमला कर दीजिए। टिप्पू सुल्तान हैदर अली इस बात से काफी परेशान हो जाता है कि भाई आपस में हमारी लड़ाई के बीच में आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा आपस का मामला है, तुम हमारे राज्य के पड़ोसी जो सदैव से हमारा पड़ोसी है, तुम बाहर के लोग आके इसको क्यों उकसा रहे हो। तो इस कड़ी के अंदर मैसूर का जो टिप्पू सुल्तान होता है, हैदर अली होता है, वो परेशान हो जाता है, और परेशान होके और गुस्से में आकर और ये हमला कर देता है अंग्रेजों के ऊपर, और दोनों के बीच में, अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। कब, 1767 से 1769 तक, ठीक है, 1769 तक। इस युद्ध के अंदर हैदर अली इतना क्रोधित रहता है, और हैदर अली का इस समय जो है यंग अवस्था में रहता है, ऊर्जावान होता है, नया नया शासक बना, अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार लड़ रहा है, अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह से पीटता है, मारता 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 मद्रास तक धकेल लेता है, और मद्रास में जाके अंग्रेज हैदर अली से माफी मांग लेते हैं कि अंकल जी गलती हो गई, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, आज से हम और आप मित्र रहेंगे, क्या रखा है लड़ाई में, चलो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। और 1769 के अंदर दोनों मद्रास में जाके संधि कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि के तहत अंग्रेज जो है भविष्य में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, और हैदर अली तो इनसे युद्ध भर जाना का कि भाई आप हमें जितना भी युद्ध में हर जाना हुआ है उसकी आपूर्ति करोगे, और साथ के साथ आगे कभी भी जब हम आपस के अंदर किसी भी शक्ति के साथ हमारा युद्ध वगैरह होगा तो आप हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार के वादे के साथ दोनों एक दूसरे के मित्र बन के
और इसको संधि कर लेते हैं और युद्ध को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेज जो है वो मैसूर वाले क्षेत्र के अंदर और व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं कि बस अंकल अब तो हम दोस्त बन गए, और दोस्ती के अंदर तो आपको इतना सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा कि आपको हमें मैसूर वाले क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार देना पड़ेगा। तो मैसूर में व्यापार का अधिकार, युद्ध पूर्ति, और आपस में आगे कभी भी कोई युद्ध होगा किसी भी शक्ति के खिलाफ तो अंग्रेज और मैसूर एक दूसरे की मदद करेंगे। इन शर्तों के साथ मद्रास की संधि होती है और इसे यहीं पर मद्रास का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है। तो इस संधि के अंदर किस किस के बीच में होती है ये? हैदर अली एंड अंग्रेज। तो जिस समय संधि हो रही है उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन है? वेरलेस्ट। संधि के समय अंग्रेज गवर्नर कौन है? वेरलेस्ट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन निकल के आते हैं ये कि इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन है? तो वेरलेस्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन निकल के आ जाए कि इस समय मुगल बादशाह कौन है? तो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, है ना। ये क्रोनोलॉजी में या इस प्रकार से पूछ लेते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब देखो मद्रास की संधि से ये दोनों बन जाते हैं आपस में मित्र, आपस में मित्र बन जाते हैं। अब मित्र बन गए हैं तो मित्रता के रूप में एक दूसरे को मदद करनी है जब कभी भी युद्ध होगा। अब कुछ समय बाद ही 1771-2 के आसपास धीरे धीरे मराठे जो हैं वो आगे बढ़ने के क्रम में मैसूर के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मराठों को अब स्पेस चाहिए आगे बढ़ने के लिए और उन्हें नजर आ रहे हैं बस या तो मैसूर पकड़े या हैदराबाद पकड़े। अब हैदराबाद पे हमला करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए मुख्य है मैसूर, क्योंकि हैदर अली है वो बहुत बड़ा ही एम्बिशियस शासक है, तो वो मैसूर के ऊपर यहाँ पर हमला करते हैं। और मैसूर पे जब हमला करते हैं तो इस हमले का, जब मैसूर के ऊपर मद्रास के लोग मराठे हमला कर रहे हैं तो मद्रास की संधि कह रही है कि अंग्रेज इसके अंदर मैसूर की या हैदर अली की मदद करें, लेकिन अंग्रेज इसके अंदर बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं दिखाते। जब अंग्रेज रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो मद्रास की संधि का उल्लंघन हो रहा है। अब मद्रास की संधि का उल्लंघन हो रहा है तो इससे हैदर अली एक बार फिर से नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है। यहाँ पर तो खैर खुद लड़ लेता है, लेकिन आप देखेंगे या फिर आपने देखा होगा जब मैंने आंग्ल मराठा वार पढ़ाया था 1775 आते आते मराठे और अंग्रेजों के बीच में भी युद्ध शुरू हो जाता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो ऑटोमेटिक ही मराठे हैं वो भी किसके साथ युद्ध करने लग गए हैं? अंग्रेजों के साथ। और मैसूर के शासक हैदर अली है वो खुद ही उनसे परेशान है, क्योंकि उन्होंने मद्रास की संधि है उसका उल्लंघन करके मराठों के खिलाफ जब युद्ध हुआ या मराठों ने जब हमला किया तो उसने मदद नहीं की। तो यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाते हुए मराठे और मैसूर, यानी हैदर अली है, मराठे तो लड़ ही रहे हैं अंग्रेजों के साथ साथ, हैदर अली है वो अंग्रेजों के साथ समझौता कर लेता है। और जैसे ही मराठे और मैसूर साथ होते हैं तो हैदराबाद का निजाम तो दोगला है ही, वो जो भी सत्ता या जो भी पक्ष उसको मजबूत नजर आता है उसके साथ जाके मिल लेता है, और यहाँ पर निजाम भी इनके साथ मिल लेता है। तो निजाम, मैसूर और मराठे, यानी हैदराबाद का निजाम और हैदर अली मैसूर से और मराठे, ये तीनों के तीनों लोग मिल लेते हैं 1780 में, और मिलके और फिर कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ हमला, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। सेवनटीन 80 में, है ना, 80 से 84 तक चलता है ये। ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर आपने देखा इस युद्ध के दौरान बीच में एक और घटनाक्रम होता है ना। इस दौरान टिप्पू सुल्तान जो फ्रांसीसी बस्ती होती है ना, फ्रांसीसी बस्ती के ऊपर जो माए वाले क्षेत्र होते हैं उसमें फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेज हमला भी कर देते हैं। तो ये हमला भी एक सेकंड एंग्लो मैसूर वार का कारण बनता है, क्योंकि फ्रांसीसियों पे हमला करना हैदर अली है वो अपने आप में अपनी माए टेरिटरी के ऊपर हमला समझता है, और इसी हमले को आधार बना के हैदर अली कर देता है 1780 के अंदर कर्नाटक पे हमला, और यहाँ से कर्नाटक के हमले के साथ ही सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाता है ना। और यहाँ पर 1780 में अकार्ड पर अधिकार कर लेता है, और उसके बाद धीरे 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 वो आगे बढ़ता ही रहता है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करते हैं 1780 में थोड़े दिन के बाद ही जैसे जैसे युद्ध शुरू होता है धीरे 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 करके वो निजाम को अपने साथ मिला लेते हैं। निजाम को गुंटूर वाला क्षेत्र देख के, जब ये युद्ध चल रहा होता है तो गुंटूर वाला क्षेत्र देख के निजाम को अपने साथ मिला लेते हैं, और बाद में धीरे धीरे करके 1782 में आपने देखा था कि
सालबाई की संधि मराठों के साथ भी कर लेते हैं, मराठों के साथ सालबाई की संधि करके और मराठों को भी क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं ना, अपनी तरफ कर लेते हैं। और अब अकेले पड़ गए हैं कौन, मैसूर। तो मैसूर के अंदर अब कई बार जो इनका जनरल होता है आयरकूट, वो बार बार हैदर अली को कई मौकों पर परास्त करता है, इसको ऊपर हराता है। और यहाँ पर कुछ समय बाद ये ना पोलीलूर में, वेलाथम्पी के अंदर, आपके पोर्टो नोवा में, सोलीलुंगर में, इनमें कई जगह पर इसको जनरल आयरकूट परेशान करता है। और इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है ना। मृत्यु होने के बाद जब अकेला पड़ गया है, हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो इसका बेटा टिप्पू है वो युद्ध का नेतृत्व करता है। अब युद्ध करते करते 1784 तक पहुंचते हैं और 1784 में पहुंचते पहुंचते इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि आगे युद्ध दोनों ही शक्तियां जारी रखने की स्थिति में नहीं होती। अब युद्ध जारी करने की स्थिति में नहीं होती दोनों के बीच, 1784 में अनिर्णायक संधि हो जाती है ना, और इसी को बोलते हैं क्या, मंगलोर की संधि या ट्रीटी ऑफ मंगलोर। तो 1784 में हो जाती है मंगलोर की संधि। ट्रीटी ऑफ मंगलोर किस किस के बीच में, टिप्पू सुल्तान एंड अंग्रेज। ठीक है, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से यहां पर कौन है, वो ये वारेन हेस्टिंग्स ही, जो उस समय मराठों के साथ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगलोर की संधि है ना, ये आपको याद रखना है। आपस में मिलान करने आ जाते हैं, एक तरफ संधियां होती हैं और एक तरफ आपके युद्ध होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये दो युद्ध, या किस युद्ध में कौन गवर्नर जनरल होता है, ये भी इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, देखो अब मंगलोर की संधि में कुछ नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेश या एक दूसरे के जीतते हुए भाग यहाँ पर लौटा देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब युद्ध संधि के बाद फिर से ये मित्र हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेज जो हैं वो भी एम्बिशियस हैं। अब इस समय आप देख रहे हैं, और एम्बिशियस इस समय टिप्पू सुल्तान भी, क्योंकि टिप्पू सुल्तान सारे दिन करता रहता है, सारे दिन की 100 दिन गीदड़ों की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की भांति जिया जाए। अपने यहाँ पर जब फ्रांसीसियों के साथ इनके मित्र होते हैं, वहाँ के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन जाता है, और अपने यहाँ पर ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा है अपने राज्य के अंदर, जैसा कि वहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर वहाँ पर संग्राम चल रहा है, स्वतंत्रता की बातें चल रही है फ्रांस के अंदर, तो उनकी होड़ करते हुए यहाँ पर भी ये स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा है। तो इस प्रकार फ्रांसीसियों से ज्यादा नजदीकी दिखाता है। तो इस बात को लेकर अंग्रेज जो हैं क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होके और फिर एक बार फिर से निजाम को उकसा देते हैं कि भाई आप टिप्पू खिलाफ युद्ध के लिए क्या कर दीजिए, धावा बोल दीजिए। तो निजाम तो दोगला होता ही है, कमजोर भी होता है, इनका मित्र भी है। निजाम ने इसके खिलाफ युद्ध पे धावा बोला, धावा बोलते ही वो इसको फिर से मंगलोर की संधि का उल्लंघन मानते हैं। उल्लंघन मानते ही टिप्पू जो है ये क्या कर देता है, टिप्पू भी इसके बाद युद्ध स्टार्ट करते, तो तीनों दोनों के बीच में क्या स्टार्ट होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब होता है ये, 79 से 1792। अच्छा, इस युद्ध के अंदर जो है टिप्पू सुल्तान को अंग्रेज बहुत बुरी तरह से परास्त करते हैं, क्योंकि टिप्पू बेचारा अकेला पड़ जाता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कौन कौन है, मराठे प्लस निजाम प्लस अंग्रेज, ये तीनों एक साइड में हैं, और वर्सेस कौन है, मैसूर है, यानी हैदर अली इनके खिलाफ है। यानी ये तीनों एक साथ हैं और ये अकेले हैं थर्ड वार के अंदर ना। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वार में, थर्ड एंग्लो मैसूर वार के अंदर टिप्पू सुल्तान की तरफ कौन था, या मैसूर की तरफ कौन था, या मराठे किसकी तरफ से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ना। तो मराठे, निजाम और अंग्रेज वर्सेस मैसूर, ये थर्ड एंग्लो मराठा मैसूर वार है। और सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर कौन कौन थे, अंग्रेज एक तरफ हैं और मराठे, निजाम और मैसूर है वो एक तरफ है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, या इन तीनों शक्तियों के साथ वर्सेस मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और इस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से मारते हैं। अंग्रेज टिप्पू सुल्तान को, या ये त्रिगुट है, ये टिप्पू सुल्तान को बुरी तरह मारते हैं। और इस चरण के अंदर ये 3 चरणों में युद्ध होता है। पहले चरण में स्टुअर्ट मिड मारता है, फिर कार्नवालिस आके मारता है, और फिर ये
हैरिस, खटवर्ड, कॉर्नवालिस तीनों मिलके मारते हैं। और ज़्यादा लंबा युद्ध खैर चलता नहीं, 2 साल ही चलता है, बीच बीच में कई लड़ाइयाँ होती है इसके अंदर। और इसके युद्ध के बाद हैदर अली के टीपू सुल्तान पूरी तरह से यहाँ पर परास्त हो जाता है। और परास्त होने के बाद इसके 2 बेटे इसकी क्या कर लेते हैं, इसके 2 बेटों को टीपू सुल्तान क्या कर लेता है, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज अपनी कैद में रख लेते हैं और आधा राज्य इससे मांगते हैं और 3 करोड़ रुपए देने की शर्त के ऊपर श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं। तो तीसरे युद्ध के बाद इनमें संधि हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है ना, श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। तो तीसरा युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। ठीक है, किन किन के साथ होता है संधि, किन किन के बीच होती है, अंग्रेज और मैसूर। और अंग्रेजों की तरफ से है यहाँ पर कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस क्या है, कंपनी का गवर्नर भी है ना, कंपनी का गवर्नर जनरल तो है ही है, साथ साथ सेनापति भी है। और मैसूर की तरफ से टिप्पू, मैसूर की तरफ से यहाँ पर है टिप्पू। तो कॉर्नवालिस और टिप्पू के बीच में ये संधि हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है ना। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या देना पड़ता है टिप्पू को, टिप्पू को संधि के अंदर 2 बेटे गिरवी रखने पड़ते हैं, 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, वह आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये श्रीरंगपट्टनम की ठीक है भाई, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है। अब देखो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए 3 एंग्लो मैसूर वार समाप्त हो चुके हैं, 3 एंग्लो मैसूर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कोई भी परिणाम निकल नहीं पाया है, ना टिप्पू हारा है और ना ही अंग्रेज मुख्य भूमि से हटे हैं, यानी दोनों के दोनों जस के तस खड़े। हालांकि टिप्पू कमजोर बहुत हो गया है, हैदर अली तो मर ही गया है, टिप्पू बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन दोनों के दोनों एम्बिशियस हैं। अभी भी टिप्पू को उम्मीदें हैं और इधर आपके अंग्रेजों को उम्मीदें हैं, दोनों को उम्मीदें हैं कि कुछ न कुछ करेंगे ना। अब टिप्पू जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, वो श्रीरंगपट्टनम जैसी अपमानजनक संधि को जो है झेल नहीं पाता ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको रात को नींद नहीं आती कि भाई तेरे साथ क्या हुआ है ना, इतनी अपमानजनक संधि, तेरे 2 बेटे गिरवी रख लिए, तेरा आधा राज्य ले लिया है, तेरे से 3 करोड़ रुपए ले लिए, इस अपमानजनक संधि को वो स्वीकार नहीं कर पाता। वैसे वो सारे दिन करता रहता है कि 100 दिन शेर की भांति जीने से, 100 दिन गिद्ध की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जी जाए। तो टिप्पू इस चीज के अंदर ही ज्यादा सीरियस ले लेता है इसको, और भाई अपने आप को मैसूर का शेर तो वो कहता ही है, तो वो शेर की तरह जीने की भांति सोचता है कि भाई ऐसे गीदड़ों की तरह नहीं जिया जाएगा, इतने अपमानजनक या इतने अपमान के अंदर जी भी नहीं सकता स्वाभिमानी व्यक्ति। इसलिए वो एक बार फिर से युद्ध स्टार्ट कर देता है और दोनों के बीच 4th एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो जाता है, 4th एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो जाता है। उसे भारत में हालांकि किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिप्पू की विदेश नीति बहुत अच्छी थी, है ना। मॉरिशस के शासक हो, चाहे उधर फ्रांस के अंदर हो या फिर अरब का दुनिया में हो, यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब के साथ टिप्पू के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति था टिप्पू। लेकिन अब कोई भी रिश्ते से काम नहीं आता यहाँ पर, ये उम्मीद रखता है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से तेरे को सहयोग मिलेगा। यहाँ पर अंग्रेज और इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, वो उसको वादे भी कर देते हैं कि भाई हम आपका साथ दे देंगे, लेकिन किसी ने भी मित्र ने साथ नहीं दिया। ये यहाँ पर बार बार फोन कर रहा है कि भाई जल्दी बंदे लेके आओ, यहाँ पर बंदे लोग घुस चुके हैं, लेकिन कोई इसका फोन नहीं उठा रहा है, बेचारा अकेला श्रीरंगपट्टनम में पड़ जाता है टिप्पू, है ना। और फिर टिप्पू को कुछ दिन तक घेरते हैं, 15 दिन तक ये लगातार संघर्षपूर्वक लड़ाई करता है, बाद में श्रीरंगपट्टनम के किले में घेर के इसको मार देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4th एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है और टिप्पू के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। टिप्पू की मृत्यु के बाद अंग्रेज डायरेक्ट यहाँ पर शासन ना करके क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे शासन ना करके अंग्रेज क्या करते हैं, जो राजा किरसन चिक्का होता है, जो आडियार वोडियर वंश का शासक होता है किरसन चिक्का, जहां से
हैदर अली खुद शासक बना था, उसी का एक वंशज होता है कृष्ण चिक्का तृतीय, है ना, कृष्ण चिक्का थर्ड, उसको यहाँ पर शासक बैठा देते हैं और उसके ऊपर सहायक संधि लगा देते हैं और उसको अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं कि भाई आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। अब कृष्ण चिक्का वगैरह ये है, ये लोग इसी क्षेत्र के अंदर क्या हो गए, दोबारा से राज्य बन गए हैं और टिप्पू सुल्तान का जो है मैसूर का जो साम्राज्य था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब आगे से किरसन चिक्का वाले क्षेत्र में किसी प्रकार कोई विद्रोह नजर नहीं आएगा, क्योंकि किरसन चिक्का वगैरह इसके मित्र राज्य बन चुके हैं, वो अंग्रेजों के एहसानमंद है कि अंग्रेजों ने उन्हें वहां पर शासक बनाया। तो इस प्रकार से मैसूर को भी 1799 के अंदर सहायक सिद्धि सब्सिडी अलायंस किरसन चिक्का पे थोप, किरसन तृतीय जो किरसन चिक्का तृतीय उस पर सौंप के अंग्रेजों ने मैसूर को अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया। जिस प्रकार से बंगाल को, मराठों को, इस प्रकार से उनको किसी को युद्ध के माध्यम से किया था, फिर युद्धों के बाद सब्सिडी अलायंस थोप के की थी, इस प्रकार मैसूर भी एक नई टेरिटरी को अंग्रेज भारतीय राज्य अपने ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लेते हैं और यही विस्तार क्रम उनका बढ़ता रहेगा। ठीक है, ठीक है। इस समय देखिए, इस समय कौन है अंग्रेज गवर्नर जनरल फोर्थ युद्ध के समय? लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली, है ना। और संधि किस किस के बीच में हुई है? संधि तो खैर होगी नहीं, क्योंकि जब श्रीरंगपट्टनम में मर ही चुका है। सहायक संधि होती है किरसन चिक्का के बीच में और आपके जो ये राजा है वेल्सली है, इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, सब्सिडी अलायंस। तो सब्सिडी अलायंस को भी पढ़ लीजिए, सहायक संधि जिसे बोलते हैं, सहायक संधि। ठीक है, देखिए सब्सिडी अलायंस क्या होता था। सब्सिडी अलायंस को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आपका पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और मैं आपको कहूं कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है ना, आप मेरे को 20 लाख रुपए दे देना और आपकी जगह एग्जाम मैं दे आऊंगा। ठीक है, आप मुझे 20 लाख रुपए दो, आपकी जगह एग्जाम मैं दे आऊंगा, आपको कोई किसी प्रकार से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है और मैं आपके किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा ना। आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आप चाहे कहीं पे भी घूमो, आप कहीं पे जाओ कहीं मत जाओ, लेकिन मेरे अलावा किसी और व्यक्ति से बात मत करना। आप केवल मेरे मेरे से संबंध रखना कि भाई और किसी और व्यक्ति को आपको 19 लाख 18 लाख 17 लाख रुपए में कहे बात, उससे बात मत करना, आप मेरे साथ बात रखना। ठीक है ना। मैंने आपसे 20 लाख रुपए ले लिए हैं, आपकी जगह पेपर देने मैं जाऊंगा, ये मेरा और आपके बीच में वादा हो चुका है। अब आप जो है अगले 6 महीने तक, जब तक आपका एग्जाम होने वाला है, आप किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो फिर रहे हो, आप निश्चिंत हो चुके हो, है ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार की बातें कर रहे हो, यानी आप पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। और जब एग्जाम का दिन आएगा तो उस दिन आपको आकर मैं कह दूंगा कि भाई मैं आपके यहाँ एग्जाम देने नहीं जा रहा और मैं तो अपना खुद का एग्जाम दे के आऊंगा, है ना। तो उस समय जाके, यानी आप पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर थे, पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर थे, क्योंकि आपने मेरे साथ सहायक संधि कर ली थी। लेकिन जब एग्जाम देने का समय आया तो मैंने आप सब से पैसे लेके, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने वाले थे, वो मैंने आपको अपने कंपटीशन से बाहर कर दिया, क्या ना, क्योंकि आप पढ़े तो हो नहीं। अब आप एग्जाम देख के आओगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे और आपका एग्जाम मैं देने वाला नहीं हूं, तो मैंने कंपटीशन को भी समाप्त कर लिया और आपसे पैसे भी ले लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंग्रेज भी सहायक संधियां भारतीय राज्यों पे थोपते थे और दिखने में वो बड़ी अच्छी लगती थी कि भाई कोई बात नहीं, कुछ पैसे देकर हमारा काम आसान हो रहा है, लेकिन बाद में एक प्रकार से डायरेक्ट वो किसके ऊपर निर्भर हो जाते थे, अंग्रेजों के ऊपर, और अंग्रेज उनको प्रशासनिक और सैन्य रूप से पंगु बना देते थे। आप इसको ऐसे समझिए, सहायक संधि। मान लीजिए सहायक संधि करने वाला कोई राज्य है, अंग्रेज है, अंग्रेज एक शासक के पास गए, हैदराबाद के शासक के पास, उसको कहा, हैदराबाद के शासक के पास वेलेस्ली गया कि भाई आप हमारे साथ सब्सिडी अलायंस कर लीजिए। वो कह रहा है क्या होती है सब्सिडी अलायंस? बोला कि कुछ भी नहीं है इसमें, आप दिन रात परेशान रहते हो, रात को अच्छे से सो भी नहीं पाते, कभी आपको मराठे आके पीट देते हैं, कभी आपको डर रहता है कि यहाँ से मैसूर का हैदर अली टिप्पू सुल्तान आके पीट देंगे, कभी आपको डर रहता है कि अंग्रेज पीट देंगे। आपके इन सारे डर को समाप्त करने के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके साथ एक संधि करने आए हैं। बोले क्या होगा इस संधि में? बोले इस संधि में आपका जो हैदराबाद राज्य है, इस राज्य के चारों तरफ हम क्या लगा देंगे,
सेना दे देंगे। अंग्रेजी सेना जो नव प्रशिक्षित सेना है, कमांडो की हुई है, ब्रिटिश तर्ज पे तैयार हुई है, अच्छे जिसके पास हथियार हैं, वो सारी की सारी सेना आपके चारों तरफ राज्य की रक्षा करेगी। किसी प्रकार का कोई युद्ध होगा तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी सेना क्या करेगी, आपका डिफेंड करेगी। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बदले में बोला मुझे क्या करना पड़ेगा, बोला आपको सेना का खर्चा देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, सेना का खर्चा देंगे। और क्या क्या करना पड़ेगा, और आपके संचार विभाग, आपका विदेश विभाग और रक्षा विभाग, ये तीनों के तीनों विभाग हम अपने पास रख लेंगे। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करोगे डिफेंस के मामले में, है ना, कि किसी प्रकार के आपको कोई विदेशी संबंध, ना ही आप अपने क्षेत्र भारतीय जो राज्य है उनमें किसी पड़ोसी राज्य से बात करोगे किसी भी इस प्रकार के मामले को लेकर, ना ही आप किसी विदेशी शक्ति के साथ, फ्रांसीसी और किसी के साथ बात करोगे। बोला ठीक है। दूसरी बात, रक्षा के मामले में आपको अपनी सेना समाप्त करनी पड़ेगी, किसी प्रकार कोई सेना आप नहीं रखेंगे। बोला ठीक है, जब आप हमें सेना दे दोगे तो हम क्यों रखेंगे। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि अगर किसी के साथ हमला वगैरह भी होता है तो फिर वो हम सारा का सारा देख लेंगे और आपको इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक ब्रिटिश व्यक्ति जिसे रेजिडेंट बोलते हैं ना, वो आपके यहाँ रेजिडेंस करेगा ना, रहेगा आपके दरबार में, वो आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। वो केवल और केवल ये देखा गया कि आप किसी दूसरी शक्ति के साथ, कोई विदेशी शक्ति के साथ या किसी और दूसरी शक्ति के साथ अपने सेना के मामले को लेकर, हथियारों को लेकर, सेना का मामले को लेकर या इस प्रकार से कोई बातचीत तो आप नहीं कर रहे हो। केवल वो आपकी निगरानी करेगा, आपके अंदर के मामले में आपसे किसी प्रकार से यहाँ पे नृत्य, गान, अय्यासी कुछ भी करिए, उस मामलों को लेकर किसी प्रकार से आपको कोई दखल अंदाज नहीं करेगा। अब हैदराबाद का शासक तो क्या हो गया है, बड़ा खुश हो गया है, क्योंकि उसके लिए तो ये एक बहुत अच्छी संधि थी, है ना, उसके लिए तो ये अच्छी संधि है, क्योंकि बिना किसी कारण, या हैदराबाद का तो पहले ही कमजोर है, उसको कोई न कोई हमला करता ही रहता है, वो सोच रहा है कम से कम तू चैन की नींद तो सो पाएगा, अपने दरबार में खुशी हंसी तो रहेगा, किसी प्रकार का कोई डर तो नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की ये संधियां जो हैं वेलेस्ली अलग अलग राज्यों के पास लेके जाता है, तो ना, तो सहायक संधि के, सहायक संधि के जो हैं इस प्रकार से क्या क्या बातें सहायक संधि में हुई थी वो देख लीजिए। तो सबसे पहले अंग्रेजी सेना संबंधित राज्य में रखी जाएगी। विदेश संचार व रक्षा विभाग अंग्रेजों को मिलेगा और ब्रिटिश रेजिडेंट अंग्रेज दरबार में रहेगा, जो कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेना का खर्चा संबंधित राज्य देगा। ठीक है, देखो इस संधि से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ। अब ये सारे के सारे काम कर लिए अंग्रेजों ने, है ना। अब अंग्रेजों ने संबंधित, मान लीजिए हैदराबाद के साथ ही संधि की, तो हैदराबाद के राज्य से ही, हैदराबाद के राज्य के ही पैसों से उन्होंने अपनी क्या बना ली, एक अच्छी सेना का निर्माण कर लिया, जो सेना हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। जब भी कहीं उनको युद्ध करना है यूरोप में, तो अंग्रेजों के पैसे से बनी हुई सेना है, इसको वहां पर यूज करेंगे। भारत में और किसी मराठे मैसूर के खिलाफ युद्ध होगा तो इस सेना का प्रयोग करेंगे, है ना। और एक प्रकार से मैसूर के पास सहायक संधि करने वाले राज्य के पास तो उसने सेना छोड़ी नहीं। जब सेना नहीं छोड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो राज्य पूरी तरह से सैन्य रूप से किसके ऊपर डिपेंड हो गया, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड होगा। अब अंग्रेज कल कह दे कि हम आपकी मदद ही नहीं करेंगे, या हम आपके साथ नहीं देंगे, या इसको जरूरत पड़े कोई विद्रोह करे, या अंग्रेज खुद ही इसके ऊपर हमला कर दे, तो फिर ये क्या करेगा। यानी एक प्रकार से इस संधि के माध्यम से
जिस जिस भी राज्य के ऊपर इन्होंने संधि थोपी वो राज्य किस में शामिल हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट अंग्रेजों की टेरिटरी एक न एक दिन बन जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों का क्या बन गया है, पंगु बन गया है ना। तो इस प्रकार से सहायक संधि के माध्यम से भी अंग्रेजों ने बहुत बड़े भारतीय राज्य को क्या किया, अपने राज्य में शामिल कर लिया, यानी अपने ऊपर डिपेंड बना लिया। और एक बात और कह दी कि अगर आप समय पर पैसा नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका कुछ राज्य है वो हम अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से सहायक संधि के माध्यम से बिना युद्ध किए राज्य को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया, और उस युद्ध को भी और उस राज्य को अपन मिला लिया, और उसके पैसों से एक सेना का भी निर्माण कार्य तैयार कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस जिस राज्य पे सहायक संधि थोपता जाता है और वही वो राज्य अंग्रेजों की टेरिटरी में शामिल होता जाता है। युद्ध वगैरह का झंझट अब यहाँ से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि सहायक संधि का पिता कौन है, तो वैसे तो सहायक संधि को डुप्लेक्स लेके आया था, लेकिन अंग्रेजी भारत में सहायक संधि जो है उसको लाने वाला वेलेस्ली है। और सबसे पहले अगर किसी राज्य पे अगर सहायक संधि थोपते हैं तो वो है हैदराबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी सहायक संधि थी, और सहायक संधि के माध्यम से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और फिर पूरे मराठवाड़ क्षेत्र पे अलग अलग करके सिंधिया, भोसले, आपके पेशवा इनके साथ संधि करते हुए एक बड़े क्षेत्र को अंग्रेज अपने ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लेते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर राज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।